नमस्ते दोस्तों। आज हम साहित्य की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि किसी कवि की अपनी जिंदगी का उसकी कविताओं पर कितना असर होता है। आज हम इसी थ्योरी और प्रैक्टिस को महान अंग्रेजी कवि एडमंड स्पेंसर के नजरिए से डिकोड करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या एक लेखक की जिंदगी को जाने बिना हम उसके लिखे हुए शब्दों को सच में पूरी गहराई से समझ सकते हैं? या फिर जब एक क्रिएटर दुनिया से चला जाता है तो क्या उसकी रचना का मतलब भी बदल जाता है? ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से साहित्य के जानकारों को इस सवाल ने उलझा कर रखा है। मतलब, क्या किसी कविता को डिकोड करने के लिए खुद कवि की जिंदगी को डिकोड करना जरूरी है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हम ऑथर वर्सेस लिटरेरी टेक्स्ट की डिबेट को समझेंगे। फिर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज और बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म पर बात करेंगे। उसके बाद इन भारी भरकम थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए हम स्पेंसर की अर्ली लाइफ और उन पर पड़े आइलैंड के प्रभाव को देखेंगे। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या एक लेखक की जिंदगी वाकई मायने रखती है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, ऑथर वर्सेस लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेचर की दुनिया में ये एक बहुत ही क्लासिक डिबेट रही है। एक तरफ हमारे पास बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म है। ये वो ट्रेडिशनल तरीका है जो मानता है कि एक लेखक की जिंदगी, उसके इरादे और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस ही उसकी रचना का असली अर्थ खोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसी मॉडर्न थ्योरीज हैं जो एकदम उल्टा सोचती हैं। उनका मानना है कि लेखक सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है, एक विचार है, और कोई भी टेक्स्ट अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। आइए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के इन विचारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये नजरिया ना लेखक की पूरी पहचान को ही जड़ से हिला देता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स का कहना है कि लेखक की बायोग्राफी को एकदम ठोस सच्चाई नहीं है, वो इसे सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड कंस्ट्रक्ट मानते हैं। यानी जब हम अर्थ निकालने के लिए लेखक की जिंदगी को उसकी कहानी से जोड़ते हैं तो हम बस एक बने बनाए स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो उनका मानना है कि लेखक का अपनी ही रचना पर कोई खास कंट्रोल या विशेषाधिकार नहीं होता। इस विचार को कई बड़े फिलोसोफर्स ने सपोर्ट किया है। जैसे रोलन बार्थेस का कहना था कि लेखक कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। वहीं जैक्स डेरिडा का मानना था कि एक टेक्स्ट के इतने सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं कि आप कोई एक अर्थ फिक्स कर ही नहीं सकते। और मिशेल फुको ने तो इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि लेखक का यह पूरा कॉन्सेप्ट ही एक सत्तावादी तरीका है ताकि टेक्स्ट के अर्थ को कंट्रोल किया जा सके। कुल मिलाकर ये सब मानते हैं कि टेक्स्ट और उसका रचयिता दोनों अलग अलग हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या हमें राइटर्स की बायोग्राफी पढ़ना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यही हमें हमारे सेक्शन 3 यानी बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाता है। देखिए, भले ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये तर्क दें कि ऑथर का इंटेंशन सब कुछ नहीं होता, लेकिन किसी भी लेखक की जीवनी हमें उस दौर के असली पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हालात के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये हमें उस बड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ती है जिसमें वो रचना लिखी गई थी। जब हम किसी राइटर की लाइफ को स्टडी करते हैं तो हम उस समय के ऐतिहासिक दबावों को बेहतर समझ पाते हैं। हमें पता चलता है कि उस वक्त लोग क्या पढ़ रहे थे, लिटरेसी लेवल क्या था, और सबसे बड़ी बात, हम किसी लेखक के पूरे काम में आए बदलावों की कड़ियां जोड़ पाते हैं। लेखक ने क्या सोचकर लिखा, ये जानना किसी भी टेक्स्ट को समझने का एक बहुत ही सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके बिना हमारी समझ कहीं ना कहीं अधूरी ही रहती है। अब आइए देखते हैं कि ये सब थ्योरीज रियल लाइफ में कैसे काम करती हैं। सेक्शन 4, स्पेंसर की शुरुआती जिंदगी। एडमंड स्पेंसर की कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। उनका जन्म 1552 के आसपास लंदन के एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने मर्चेंट टेलर्स ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की, जहां एक बहुत ही मॉडर्न और ह्यूमनिस्ट एजुकेशन ने उनके फ्यूचर की नींव रखी। एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से उठकर लिटरेचर के टॉप तक पहुंचने का उनका ये सफ़र यहीं से शुरू हुआ था। 1569 में स्पेंसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, लेकिन एक साइजर के तौर पर। मतलब, अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्हें वहाँ छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। पर उन्होंने इसे अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने वहाँ ग्रीक, लैटिन और इटालियन लिटरेचर को गहराई से पढ़ा, और आखिरकार 1579 में द शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश होने के साथ उन्हें अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिली। यहीं से उन्होंने अपने कनेक्शंस और सोशल नेटवर्क बनाने भी शुरू कर दिए थे।
और उनकी इसी कैम्ब्रिज एजुकेशन ने उनकी कविताओं में कुछ बहुत ही गहरे वैचारिक टकरावों या कहें तो टेंशन को जन्म दिया। एक तरफ उनकी गहरी ईसाई आस्था थी तो दूसरी तरफ पॉपुलर नियो प्लेटोनिज्म का प्रभाव। उनकी रचनाओं में आपको स्पिरिचुअल लव और फिजिकल लव के बीच की कशमकश साफ दिखाई देगी। उन्होंने इंग्लिश नेशनलिज्म को पेगन माइथोलॉजी के साथ बड़ी खूबसूरती से ब्लेंड किया, और यही वो कॉम्प्लेक्सिटी है जिसने उनकी पोइट्री को इतना शानदार बनाया। अब हम उनकी जिंदगी के उस हिस्से में चलते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। सेक्शन 5, आयरलैंड का प्रभाव। 1580 में स्पेंसर को आयरलैंड में सेक्रेटरी कटोरे अपॉइंट किया गया। ये उनकी करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ काफ़ी पावर और प्रॉपर्टी हासिल कर ली, और 1588 तक किलकोलमैन के एक बहुत बड़े प्लांटेशन पर उनका कंट्रोल हो गया। इसी बीच 1590 में उन्होंने अपना मास्टरपीस द फेरी क्वीन लंदन में पब्लिश किया, और फिर 1594 में एलिजाबेथ बॉयल से हुई उनकी शादी ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। और इस शादी का असर सीधा उनके काम पर दिखा। रेनेसा काल में अमोरेटी और एपिथैलेमियन जैसी उनकी रचनाएं बहुत ही अलग थीं। क्यों? क्योंकि उस जमाने के ज्यादातर कवि प्यार में मिले धोखे या अधूरे प्यार के बारे में लिखते थे, लेकिन स्पेंसर ने अपनी पोएट्री में एक सक्सेसफुल और खुशहाल शादी को सेलिब्रेट किया। उनकी पर्सनल लाइफ की ये खुशी उनके शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। लेकिन देखिए, स्पेंसर का आयरलैंड में रहना सिर्फ खुशियों भरा नहीं था। ये वो दौर था जब इंग्लैंड आयरलैंड को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहा था, और वहाँ के लोकल लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। स्पेंसर खुद वहाँ इंग्लिश लोगों को बसाने के काम में बहुत गहराई से शामिल थे, और उन्होंने कर्क के लिए रानी के जस्टिस के तौर पर भी काम किया। ये एक बहुत ही हार्श और तनाव भरा माहौल था, और एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि स्पेंसर ने अपना सबसे फेमस काम इसी भयानक पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच लिखा। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सेक्शन 6, क्या जिंदगी वाकई मायने रखती है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स भले ही ये कहते रहें कि ऑथर सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है, लेकिन स्पेंसर की लाइफ हमें बिल्कुल अलग कहानी बताती है। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस, उनके धार्मिक संघर्ष और आयरलैंड में बिताई गई उनकी औपनिवेशिक जिंदगी, इन सब ने मिलकर उनके साहित्य को वो अनोखा अर्थ दिया है जो हम आज पढ़ते हैं। स्पेंसर को समझे बिना उनकी कविताओं के गहरे अर्थों और रूपकों को पूरी तरह से समझना लिटरली इम्पॉसिबल है। उनकी लाइफ की कहानी वो चाबी है जो उनके टेक्स्ट को अनलॉक करती है। तो हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, साहित्य पर असली हक किसका है? क्या ये उस लेखक का है जिसने इसे अपनी जिंदगी के अनुभवों से सींच कर लिखा, या फिर ये उस पाठक का है जो आज इसे अपने नजरिए से पढ़ता और समझता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए, और हम जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।